लेकिन इनका भी जो डेट है रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। ये हम लोगों ने 8 केस स्टडीज दिए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कितना रेकलेसली या कितना बेईमानी से उन कंपनियों को जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, जिनके बारे में एविडेंस है कि ये लोग बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, बेईमान हैं, घूस देकर पैसा लिया, पैसा साइफन आउट कर लिया वगैरह वगैरह, उन सब का भी डेट को रिस्ट्रक्चर करा जा रहा है अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट छुपाने के लिए या फिर बिल्कुल घूस लेकर देने के लिए। आज जो लोग ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि भाई हम तो ब्लैक मनी सब खत्म कर देंगे, हम ब्लैक मनी को ले आएंगे वगैरह वगैरह, वो इस तरह की लूट चलने दे रहे हैं। कोई इस पर रोक लगाने की ठोस कोशिश नहीं हो रही। इसीलिए अब हम लोगों ने 7 डिमांड करी हैं जो कि बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है। अगर इसको रोकना है, इस तरह का स्कैम जो चल रहा है, जनता का पैसा है और जनता को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगता। देखिए, इसमें अफसोस की बात यह है कि ये जनता का पैसा है, लाखों करोड़ पैसा है। जैसे मैंने बोला कि 11% तो टोटल डिपॉजिट्स का ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एसेट्स है, लेकिन जनता को कुछ पता भी नहीं लगता कि भाई ये पैसा कहाँ चला गया, किसको दे दिया गया, क्या हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अभी मैंने एक आरटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, अभी 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं, जिसमें रिजर्व बैंक से ये इंफॉर्मेशन मांगी गई कि भाई जो बैंक्स के जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बैंक्स के जो सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, 100 बिगेस्ट डिफॉल्टर्स। बैंक्स को जो रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाई उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बैंक्स के खिलाफ जो कंप्लेंट आई उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। रिजर्व बैंक ने सब मना कर दिया। सारे केसेस में इंफॉर्मेशन कमीशन ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि तुमको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरटीआई के अंदर। सब में रिट पिटिशंस रिजर्व बैंक ने या बैंकों ने, इंडिविजुअल बैंक्स ने फाइल करी और वो सारी रिट पिटिशंस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग होके कंक्लूड हुई है, जजमेंट रिजर्व हो गया। मैं ये बता रहा हूं कि आज ये हालत है कि विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट, पेनल्टीज, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन भी रिजर्व बैंक नहीं देना चाहता। भाई पब्लिक का पैसा है। आरटीआई एक्ट इसीलिए लाया गया कि भाई जनता मालिक है इस देश की, उसको सब कम से कम पता होना चाहिए कि भाई उसके पैसे से क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक नहीं देना चाहता और ये सरकार सपोर्ट कर रही है इस तरह के नॉन ट्रांसपेरेंसी को। इसलिए हम लोगों ने देखिए कई 7 मांग करी है। पहली मांग ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी मांग। पहले तो सबसे पहले एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें कि सारा डिटेल स्ट्रेस्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स अकाउंट्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितने रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं, जितने स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, सबके ऊपर एक व्हाइट पेपर सरकार को निकालना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम काला धन ले आएंगे, वो ले आएंगे। इतना बड़ा स्कैम घर के अंदर चल रहा है जनता के पैसे का, उसका तो इंफॉर्मेशन दीजिए लोगों को जो आपके पास है। दूसरा, set up an SIT to investigate all cases of stressed assets, non-performing assets, to fix accountability, make public the findings of the investigation and action taken or proposed to be taken to retrieve the money within a stipulated time frame. एक SIT का गठन करिए, जैसे आपने ब्लैक मनी पर वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपको SIT करनी पड़ी, लेकिन सरकार खुद इस पर एक SIT का गठन करे, क्रेडिबल SIT का, जो कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करे कि अगर बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स को पैसा दे दिया तो उसकी किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। घूस लेकर पैसा दे दिया
ऐसी कंपनी को पैसा दे दिया जिसका इंटरनल ऑडिटर ये कह रहा है कि भाई ये तो कभी पैसा आपको वापस मिल ही नहीं सकता, उसको भी पैसा आपने दे दिया हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये तो हमने 8 केस बताए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तीसरा, pass a law immediately if necessary through an ordinance to bring to book all willful defaulters, which should include appropriate provisions for recovery of dues to PSBs, lending institutions from the personal assets of the promoters, preventing them from taking undue advantage of the loopholes in the existing laws to serve selfish ends at the cost of the public exchange. जो willful defaulters हैं, जिन्होंने पैसा साइफन आउट कर लिया, मलिया जैसे लोग, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सनल एसेट्स तो मोटे होते गए, जिन्होंने पिकासो वगैरह की पेंटिंग्स वगैरह खरीद ली, यॉट खरीद ली, हवाई जहाज खरीद लिए और उनकी कंपनी का पैसा सारा डुबा दिया जो कि बैंक से लोन लिया था। उनके पर्सनल एसेट्स से सीज करने का आप कानून बनाइए कि चाहे उन्होंने मॉर्गेज ना किए हों, लेकिन उनके पर्सनल एसेट से लिया जाएगा अगर ये फाइंडिंग आती है कि वो कंपनी बिल्कुल डिफॉल्ट में थी और इन लोगों ने पैसा साइफन आउट किया है। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्रपोजल्स एक्सीडिंग 100 करोड़ to be done by an independent body to be set up by the government of India. This will also help to avoid bank shopping by borrowers who approach other banks even after their proposals are found unviable and rejected by some public sector banks approached earlier. ये लोग क्या कहते हैं, जैसे फोरम शॉपिंग होती है ना, बैंक शॉपिंग। एक बैंक से गए, उसने बोला फट तुम्हारा तो कंपनी बिल्कुल बोगस है, इसमें तो कोई पैसा वापस आएगा ही नहीं, तो दूसरे बैंक के पास चले गए। जब उसको ऐसा बैंक मिल जाता है जो घूस देकर लोन दे दे तो उस बैंक से ले लेते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप होनी चाहिए। इस तरह के 100 करोड़ से ज्यादा के लोन अगर कोई मांग रहा है तो उस प्रपोजल को इंडिपेंडेंटली जो इवैल्यूएट कर सके क्रेडिबली, और उसके फाइंडिंग्स जो हैं एक पब्लिक वेबसाइट पर होनी चाहिए, जिससे कि जनता को भी पता लगे कि क्या प्रपोजल था, कैसे इवैल्यूएट किया गया। और उसके बाद उसके बगैर कोई बैंक पैसा नहीं दे सकता। ये नहीं कर सकते कि भाई एक बैंक फेल हो गया तो दूसरे के पास, एक ने नहीं दिया तो दूसरे के पास चले जाएगी, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे के पास चले जाएगी। एक ही बॉडी ये करेगी। अगर वो कह देती है कि भाई इसको पैसा नहीं मिल सकता तो कोई बैंक नहीं दे सकता। और इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। फिर the lending banks should publish on their website every quarter the names of defaulting companies and their directors along with outstanding amount of the principal loan and the interest unpaid. Additionally, it should also be mandatory for the borrower companies to publish on their website every quarter details of all loans utilized and restructured, defaults in payment and principal and interest to banks, defaults in payments of income tax, service tax and other government dues. यानी कि सारा डिटेल जो बैंक लोन लेता है अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसका सारा डिटेल फिर जनता को पता होना चाहिए। बैंक भी पब्लिश करे, कंपनी भी पब्लिश करे कि भाई क्या बैंक किया, क्या डिफॉल्ट किया। फिर all requests for restructuring of loan shall invite reappraisal of the present status of the project and the state of affairs of the company concerned by the aforesaid independent body. If restructuring of the loan is recommended, such appraisal report should be on the website of that independent body, and the banks and the company concerned along with the appraisal report for the initial sanction of the loan with detailed justification for restructuring, the loss of public money taken by the banks, the amount of additional equity that promoters will infuse and the time plan for turnaround. हम ये नहीं कह रहे कि लोन कभी रिस्ट्रक्चर ना हो, रिस्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उसमें सेफगार्ड होने चाहिए। और सेफगार्ड ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, क्रेडिबल बॉडी सेटअप हो, वो इवैल्यूएट करे और वो इवैल्यूएशन की रिपोर्ट जो है, अप्रेजल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डाले जिससे जनता को पता लगे। उसके बगैर वो बहुत रिस्की है इस तरह से अलाउ करना सीक्रेसी में or without any credible auditing body to examine the proposal, etc. And lastly, हम लोग ये कह रहे हैं कि put in place prohibitive measures ensuring
that promoters, directors of a company do not acquire discounted assets of a company from the asset reconstruction company indirectly. आजकल ये हो रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया जाता है और वो प्रमोटर फिर से वही एसेट्स 20%, 25% ऑफ देयर ओरिजिनल लोन उस पर वो वापस खरीद लेते हैं। तो यानी कि कंपनी भी उनके पास रही, एसेट्स भी उनके पास रहे और लोन का चौथाई अमाउंट या 1/5 अमाउंट देकर उनकी छुट्टी हो जाती है।